अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल इल्मी प्रीचर। आज से हम फोर्स एंड मोशन का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। बेसिकली हम जो एमडी कैट फिज़िक्स का पोर्शन है उसको कवर करेंगे इन दिस सेशन, जिसकी तकरीबन 10 से 12 वीडियोस हो सकती हैं डेली हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे, ठीक है। और कोशिश हमारी ये होगी कि हम एक दिन में 2 चैप्टर्स कवर करें। हो सकता है वीडियो 1 आवर या 1.5 आवर की हो, तो बट देयर इज़ नो प्रॉब्लम, ठीक है, बिकॉज एमडी कैट भी करीब है, सो दैट्स वाई हमने इसको जल्द से जल्द कवर करना है, ठीक है। अब जो बुक मैंने चूज़ की है, बुक यानी जो बेस्ट एक सोर्स है ना, वो मैंने चूज़ किया। दैट हेल्प मी टू सिक्योर 51 आउट ऑफ 55 इन एमडी कैट फिज़िक्स इन बैक इन 2023, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है, और जो कॉन्सेप्ट्स हैं, जो चीज़ें हैं, जो फार्मूलाज हैं, जो रियल लाइफ सोल्यूशंस हैं, वो यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। सबसे अच्छी जो बात इसकी वो ये है कि ना सिर्फ फार्मूला दिया गया, बट साथ में उसका एक प्रॉब्लम भी दिया हुआ है कि अगर ये फार्मूला आपके पास है तो इसका क्वेश्चन किस तरह आ सकता है और आपने इसको किस तरह सॉल्व करना है, ठीक है। बेसिकली फिज़िक्स इज़ अ गेम ऑफ, यू कैन से, शॉर्ट ट्रिक्स। अगर आप इस चीज़ पे अबूर हासिल कर लेते हैं, दैन यू कैन सिक्योर मैक्सिमम मार्क्स आउट ऑफ 55, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो बेसिक डेफिनेशन होगी वो मैं आपको वैसे बताता रहूँगा, जो जहाँ पे याद करने की या समझने की चीज़ है वो मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं हाईलाइटर यूज़ करूँगा, जो भी यहाँ पे चीज़ मुझे इंपॉर्टेंट लगी मैं आपको हाईलाइट करवाता जाऊँगा, ठीक है। देखें, स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, किसी चीज़ की स्टडी, ठीक है। दैट इज़ वी कैन से कि, लेट मी यूज़ अ मार्कर हियर, ओके, वेयर इज इट। तो इसमें अगर हम पहली चीज़ को देखें, दैट इज़ काइनेमेटिक्स, ठीक है, या बल्कि यहाँ से लेते हैं स्टार्ट। स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज मैकेनिक्स, ठीक है। अगर आप किसी चीज़ की स्टडी के बारे में बात करें, दैट इज़ मैकेनिक्स, ठीक है। अब जैसे कि एक इंजन है वो चल रहा है, दैट यू कैन से, आप कहते हैं कि द इंजन इज़ डूइंग अ मैकेनिकल वर्क, ठीक है। तो इसी चीज़ को हम ये कह सकते हैं कि अगर उस वो प्रोसेस है उसको मैकेनिक्स कहते हैं, जो काम हो रहा है वो मैकेनिकल काम है, ठीक है। जो कि दो जो है स्टेप्स में डिवाइडेड है या 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन दैट इज़ काइनेमेटिक्स एंड सेकंड वन दैट इज़ डायनामिक, ठीक है। हमेशा काइनेमेटिक्स से आपने याद रखना है कि आप किस चीज़ के बारे में पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उसका इफेक्ट या उसकी मेन रीज़न ही पढ़ रहे होते हैं। फ्रिज है, उसमें पानी ठंडा हो रहा है, ये आप पढ़ रहे हो, बट ये नहीं पढ़ रहे क्यों ठंडा हो रहा है, किस प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। बट द डायनामिक्स दैट इज़, आप ये भी पढ़ रहे हो कि फ्रिज में पानी ठंडा क्यों हो रहा है और साथ में किस वजह से हो रहा है, क्या प्रोसेस उसमें हो रहा है, इंट्रोपी का प्रोसेस है, कौन सा प्रोसेस है, ठीक है, रिवर्स प्रोसेस है हीटिंग का, या कौन सा ऐसा प्रोसेस हो रहा है जिसकी वजह से जो है बर्फ़ बन रही है, ठीक है। तो ये आपके पास दोनों में फ़र्क आएगा। तो अगर आप डेफिनेशन बाय डेफिनेशन देख लें, दैट इज स्टडी ऑफ मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट विदाउट रेफरिंग द फोर्स, आप वजह जाने बिना उस चीज़ के बारे में पढ़ना, दैट इज काइनेमेटिक्स। एंड स्टडी ऑफ मोशन ऑब्जेक्ट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन ऑफ फोर्स, जो वजह है, जो यानी गाड़ी अगर चल रही है तो गाड़ी को जो इंजन चला रहा है वो इसकी वजह है, उस वजह के बारे में पढ़ना, दैट इज डायनामिक्स, ठीक है। यहाँ पे आपने वैसे 2 नाम सुने होंगे, एक है स्टेशनरी और एक है डायनामिक, ठीक है। स्टेशनरी का मतलब होता है अपनी जगह पे खड़े रहना, जबकि डायनामिक का मतलब होता है चलते फिरते रहना। तो आप इस सेंस में भी ये मीनिंग ले सकते हो कि डायनामिक्स, जिसमें आप हर चीज़ के बारे में डिस्कस कर रहे हो, ठीक है। अगर गाड़ी चल रही है उस गाड़ी के बारे में भी कर रहे हो, एंड द मेन थिंग दैट इज़ द इंजन, उसके बारे में भी आप बात कर रहे हो, ठीक है। अच्छा, अब हम बात करने जा रहे हैं काइनेमेटिक्स के अंदर कुछ चीज़ों की, कुछ टॉपिक्स की, जिनको हम स्टार्ट करते हैं एक एक करके। अब देखें, डेफिनेशन को रट्टा लगाना मेन चीज़ नहीं होती, जो मेन कॉन्सेप्ट्स होते हैं ना उनको समझना मेन चीज़ होती है। अब मैं आपको बता रहा हूँ कैसे। डिस्टेंस सबसे पहले क्या है कि भाई टोटल पाथ है, ठीक है। आप यहाँ से गए, यहाँ से होते होते वापस यहाँ पे आए, तो ये जो पूरा पाथ है दैट इज़ डिस्टेंस, पहली चीज़ होगी, ठीक है। अच्छा, दूसरा, एक तो स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्यों है? क्यों इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। आप इधर आओ, जैसे जाओ, कुछ भी करो, आप यहाँ पे वापस आओगे, ठीक है। इसमें आप कोई डायरेक्शन नहीं देख रहे, ठीक है ना, दैट इज स्केलर क्वांटिटी। यूनिट क्या है इसका? मीटर। अब यही हम इसके एम्प्टी कैन में आते हैं, ठीक है। इनमें भी जीरो और पॉजिटिव और बट नेवर भी नेगेटिव। देखो, ये जीरो हो सकता है, मतलब आप यहीं पे खड़े थे, ये जीरो था, ठीक है। आप घूम के वापस आए, यहाँ पे ये पॉजिटिव हो गया। ये नहीं हो सकता कि आप इधर हो पीछे वापस जाके वापस आओ तो आप कहो कि जीरो हो जाएगा, नो। अगर आप एक ही पॉइंट पे खड़े होके वापस घूम के उसी पॉइंट पे आते हो तो वहाँ पे डिस्टेंस जीरो नहीं होता, डिस्टेंस ज़रूर कवर होगा, ठीक है। देखो ना, यहाँ पे आप खड़े थे, घूम फिर के वहीं यहाँ पे वापस आए, तो यहाँ पे आपका डिस्टेंस कभी भी जीरो नहीं होगा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट जीरो होगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट कहता है कि आपकी चेंज इन पोजीशन कितनी है।
यानी यहाँ पे आप खड़े थे, ठीक है, घर के पास खड़े थे, घूम फिर के वापस घर के पास ही अगर आ गए हो, आपकी पोजीशन चेंज नहीं हुई इस हिसाब से, घर के हिसाब से, क्योंकि कभी भी आप पोजीशन देखते हो तो रेफरेंस के हिसाब से देखते हो। अगर मैं खड़ा हूँ, मैं कहता हूँ मैं रोड पे खड़ा हूँ, तो मैंने कह दिया रोड क्या था, रेफरेंस था, कि रोड एक रेफरेंस है, मैं रेफरेंस पे खड़ा हूँ, सो दैट माई पोजीशन। अगर मेरी पोजीशन चेंज नहीं हो रही, ठीक है, मेरे साथ लेट्स सपोज एक मस्जिद थी और मैं घूम फिर के वापस आया, अब वो मस्जिद नहीं है, तो इट मीन्स देयर इज़ अ चेंज इन माय पोजीशन। और अगर चेंज इन पोजीशन हो तो उस केस में आपके पास वो डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। आप घूम के वापस उसी पॉइंट पे आओ या ना आओ, आप कहीं भी जाओ, उस केस में आपके पास जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा आपके पास ज़ीरो नहीं होगा कभी भी। इट में भी सॉरी ज़ीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, बट नेवर भी नेगेटिव। नेगेटिव कभी नहीं हो सकता, ये चीज़ आपने अपने माइंड में रख लेनी है, ठीक है। ओके, चलते हैं आगे। डिस्टेंस ऑफ बॉडी इन मोशन कैन नेवर बी ज़ीरो, ठीक है। डिस्टेंस, अगर एक बॉडी चल रही है तो उसकी डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता। देखो, अगर बॉडी खड़ी है रेस्ट पे फिर तो ज़ीरो हो सकता है, लेकिन अगर बॉडी थोड़ा सा भी चल गई है ना तो उसका डिस्टेंस कभी भी ज़ीरो नहीं हो सकता, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा डिस्टेंस देख लेते हैं फॉर वन वाइब्रेशन। देखो, वाइब्रेशन में ये होता है कि अगर आप इसको सर्कल की फॉर्म में लोगे तो ऐसे होता है, ठीक है। अगर आप वेव्स की फॉर्म में लोगे तो ऐसे होता है, ठीक है। तो इसमें आपके पास जो है वो एम्पलीट्यूड के इक्वल होता है। कितने एम्पलीट्यूड? 4 एम्पलीट्यूड, 4 टाइम्स ऑफ एम्पलीट्यूड, ठीक है। अब ये एम्पलीट्यूड है, लेट्स सपोज अभी ये मेरे पास एक वेव थी, ये इसमें एम्पलीट्यूड है। आप इस एम्पलीट्यूड का 4 टाइम लोगे ना, तब जाके आपके पास जो है वो क्या होगा कि डिस्टेंस बराबर होगा। देखो, एक ये था, एक ये और एक ये आपके पास पूरी एक वेव है। अगर आप इसको सर्कल की फॉर्म में बनाओगे तो ये पूरा सर्कल बन जाएगा, ठीक है। इसीलिए यहाँ पे बताया हुआ है, अगर आप एक रेवोल्यूशन में लोगे, रेवोल्यूशन कब लेता है? जब आपके पास कोई सर्कल होता है, उस केस में 2πr के इक्वल होगा, ठीक हो गया, क्लियर। अच्छा, अब ज़रा एक सवाल आ गया, अब इसको देखते हैं। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ क्लोज पाथ। अब यहाँ से समझ लो गाड़ी चली, ठीक है, यहाँ से होते हुए यहाँ पे वापस आई। अब अगर हम डिस्टेंस देखें तो वो कितना होगा? आपने सबको इकट्ठा कर देना है, 5 3 4 कितना आ गया? 12। अगर यहाँ पे पूछा था डिस्प्लेसमेंट, अब क्योंकि वो तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, ठीक है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखा जाता है, तो वो 5 मीटर है, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होता है? 5 मीटर। समझ आ रही है? लेकिन अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, क्यों? क्योंकि आप उसी पॉइंट से जहाँ से चल रहे हो वहीं पे वापस आ रहे हो, तो ये भी देखना है। अब देखो, यहाँ पे अगर एक बच्चा थोड़ा सा सोचेगा तो वो ये जवाब लगा देगा। जो डिटेल से सोचेगा कि भाई अगर आपकी पोजीशन चेंज नहीं हो रही तो इट मीन्स दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। चलते हैं आगे। दैट इज चेंज इन अ पोजीशन ऑफ बॉडी फ्रॉम इट्स इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन। देखो, चेंज होना चाहिए, यहाँ से चल के यहाँ पे आप आए, एक चेंज है। आपके पहली पोजीशन दूसरी पोजीशन से चेंज जब चेंज होगी तो वो चेंज क्या कराएगा? डिस्प्लेसमेंट। फाइनल में से आप पोजीशन निकाल दोगे। पहले यहाँ पे खड़े थे आप, अब चल के यहाँ पे आ गए हो, ठीक है। ये आपका जो है वो इनिशियल है और ये आपके पास फाइनल पोजीशन। क्लियर? ठीक हो गया। अब ज़रा मेन चीज़ें इसके बारे में जो पढ़ने वाली हैं वो समझ लो। इसका भी यूनिट मीटर है, ये एक वेक्टर है क्योंकि इसमें आपका डायरेक्शन होता है, जो है वो यानी फाइनल और इनिशियल उस हवाले से डायरेक्शन होता है, पोजीशन इन्वॉल्व है, ठीक है। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है और ज़ीरो भी हो सकता है, ठीक है। ये जब हम रिटार्डेशन में इसकी बात करते हैं, एक्सेलरेशन में, तो वहाँ पे वो नेगेटिव हो रहा होता है, ठीक है। तो आप इसको नेगेटिव भी कर सकते हो, ज़ीरो भी हो सकता है, यानी लेट्स सपोज एक ही जगह से चले आप वहीं पे वापस आए तो ज़ीरो हो सकता है। पॉजिटिव कैसे हो सकता है कि लेट्स सपोज आप इधर इतना गए, ठीक है, फिर इतना पीछे वापस आए। अब अगर आपका जो जाने का डिस्टेंस है वो ज़्यादा है, वापस आने का थोड़ा सा है, तो जब आप इसको निकालते हो आंसर तो पॉजिटिव में आता है, ठीक है। एक तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, ठीक है, ठीक हो गया। अब देखो, जैसे यहाँ पे ये वाला डिस्टेंस था, तो अब अगर हम डिस्टेंस लेते वो तो इसको पूरा ऐसे पूरा था, लेकिन अगर हम इसमें लेना हो डिस्प्लेसमेंट तो वो डायरेक्ट यहाँ से यहाँ होगा। सो लेट्स सपोज ये पॉइंट ए है और मैं पॉइंट सी तक जाना है, तो अगर डिस्टेंस के थ्रू जाना पड़ेगा तो हमें बी के थ्रू जाना पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट के लिए डायरेक्ट आप जाओ यहाँ पे, डिस्प्लेसमेंट इसका कितना है? 0 है, ठीक है। आगे, लेस देन और इक्वल टू डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट जो है वो हमेशा डिस्टेंस से या तो बड़ा होगा या उसके बराबर होगा या उससे छोटा होगा, बड़ा कभी भी नहीं होता, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं होता ना, ठीक है, सॉरी 0 होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता, जबकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। इसका कुछ रेशो है, ज़रा वो भी देख लें। स्ट्रेट लाइन डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस, अगर देखो बॉडी जा रही है स्ट्रेट लाइन में, ये बॉडी स्ट्रेट लाइन में, तो उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होंगे। अगर आपके पास एक और सवाल भी आ सकता है कि डिस्टेंस डिवाइडेड बाय डिस्प्लेसमेंट हमेशा किसके इक्वल हो सकते हैं? या तो 1 से छोटे हो सकते हैं या 1 के इक्वल हो सकते हैं, और 1 के इक्वल कब होंगे? जब लाइन स्ट्रेट होगी, ठीक है। लेकिन अगर आपके पास डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस आ जाए तो हमेशा वो 1 से छोटे होंगे, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट छोटा भी तो होता है ना, मोस्टली छोटा होता है, डिस्टेंस से छोटा होता है, तो ये कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है। ओके, अगर स्ट्रेट लाइन हो तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस इक्वल होते हैं। अब वाइब्रेशन के लिए देखा जाए तो सर्कल एक चल रहा है, ये देखो यहाँ से चल रहा है वहीं पे वापस आ गया,
तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो। अगर रेवोल्यूशन की बात की जाए तो उसमें ये भी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट तब भी ज़ीरो। अगर कोई बॉडी अपनी पोजीशन इनिशियल पोजीशन पर वापस आ जाए तो डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो होगा, जो कि मैंने आपको पहले एक्सप्लेन कर दिया। ठीक है, आगे चलते हैं, हम सवाल आगे इसको सवाल करते हैं। अब ये देखें, यही जो ज़यान बुक की खूबसूरती है वो यही है कि जो आप फार्मूला पढ़ते हो साथ में आपको उसका एक्सप्लेनेशन मिल जाता है। ठीक है, या सवाल उससे रिलेटेड मिल जाता है। चलिए इसको देखते हैं। फाइंड मैग्नीट्यूड फाइंड करना है जी। आपने डिस्प्लेसमेंट जो है वो पूछा हुआ है। इफ बॉडी मूव्स फ्रॉम पॉइंट ये टू ये। अब एक चीज़ देखने वाली है कि जब आपके पास पॉइंट्स दिए हो तो तब आपने डिस्प्लेसमेंट को कैसे फाइंड करना है। तो ये आपके पास जो क्यू वाले हैं ये आपके पास फाइनल पॉइंट्स हैं। ठीक है, ये फाइनल पॉइंट्स हैं, और जो पी वाले हैं वो इनिशियल पॉइंट्स हैं। ठीक है, अच्छा अब क्योंकि आप देखें जब भी आपके पास पॉइंट्स ऐसे लिखे हों तो समझा करें पहली वैल्यू एक्स की होती है, दूसरी वाई की होती है। ठीक है, अब अगर इसमें देखें तो इसमें पहली एक्स की है, दूसरी वाई की है। अगर हम इसको x1 का नाम देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, x2 हो जाएगा। इसको y2 का देते हैं तो इसको ये y2 हो जाएगा। तो फार्मूला क्या बनेगा, फार्मूला आपके पास बनेगा इनिशियल और फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, फाइनल क्या है, ये 2 5 7। ठीक है, जबकि इनिशियल क्या है, 2 3। अच्छा, यहाँ पे एक्स वाई का कॉन्सेप्ट यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, यहाँ पे जस्ट पॉइंट्स आपको देखे जा रहे हैं, तो यहाँ पे आप इसको ऐड कर दोगे और इन दोनों पॉइंट्स को ऐड कर दोगे, आपके पास आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि ये आंसर जो है आपके पास है उसमें आप कह सकते हैं कि डायरेक्शन के फॉर्म में, तो आप उसका अंडर रूट ले लेते हो। ठीक है, अंडर रूट ले लेते हो, या आप ये कह सकते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम है वो भी अप्लाई कर सकते हो, जिसमें डी का भी स्क्वायर होता है लेकिन और बाकियों का भी स्क्वायर होता है। जब आप अंडर रूट लगाते हो तो डी का स्क्वायर खत्म हो जाता है, इनके ऊपर अंडर रूट आ जाता है, तो आंसर जो आपके पास आ जाएगा दैट इज़ 5। ठीक है, तो ये आपने हल कर लिया, मतलब साथ में फार्मूला भी देख लिया और जो इसका था पॉइंट्स को कैसे सॉल्व करना है वो भी आपने देख लिया। आगे बात स्पीड की। अब स्पीड रिलेटेड जितनी भी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो आपने लिखते जाना है। ठीक है, या तो आप कोशिश करें कि ज़ायन बुक बाय कर लें ताकि आप इसके एक बुक को एक चीज़ को अच्छे से रट लें, या जो भी नोट्स बताता जा रहा हूँ नोट्स में बनाते जाए। ठीक है, आगे चलते हैं। अब डिस्टेंस कवर बाय बॉडी इन 1 सेकेंड, 1 सेकेंड के अंदर डिस्टेंस कवर जो है वो आपने बताना है। डी बाई टी, ये डी है वो टी है। फार्मूले से देखो, डिस्टेंस जितना डिस्टेंस कवर होगा 1 सेकेंड के अंदर उसको हम क्या कहेंगे, स्पीड कहेंगे। क्लियर, स्केलर क्वांटिटी है, यूनिट क्या है जी, मीटर पर सेकंड। क्यों है, क्योंकि ऊपर डिस्टेंस है तो डिस्टेंस का मीटर था, टाइम का सेकंड है तो इस वजह से मीटर पर सेकंड हो गया। ये हमेशा पॉजिटिव होता है, कभी भी नेगेटिव नहीं होता। क्यों पॉजिटिव होता है, क्योंकि भाई हमारे पास डी पॉजिटिव है। जब डिस्टेंस पॉजिटिव होगा हमेशा तो ये कैसे नेगेटिव हो सकता है, स्पीड कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। हाँ, एक्सेलरेशन हो सकती है। अब आप कहोगे कि भाई गाड़ी स्पीड से जा रही थी, फिर गाड़ी जो अब वापस रिवर्स में जा रही है तो स्पीड नेगेटिव नहीं होगी, नहीं, स्पीड नहीं होगी। स्पीड हमेशा चाहे आगे लेके जाओ चाहे पीछे लेके जाओ, चाहे गाड़ी की ब्रेक लगाओ, स्पीड हमेशा पॉजिटिव होगी। जो एक्सेलरेशन है ना वो नेगेटिव होता है। क्यों होता है, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव हो सकता है। ठीक है, तो आपने हमेशा याद रखना है कि जहाँ डिस्टेंस की बात हो रही हो वहाँ पर समझ लो स्पीड की भी बात हो रही है, जहाँ डिस्प्लेसमेंट की बात हो रही हो डिस्प्लेसमेंट को बड़े डी से लिखेंगे, वहाँ पे एक्सेलरेशन की बात हो रही है। तो जो प्रॉपर्टीज डिस्टेंस की होंगी वही स्पीड की मोस्टली होंगी, और जो डिस्प्लेसमेंट की होगी वो एक्सेलरेशन की होगी। ठीक हो गया। स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट कैन नॉट बी जीरो नेगेटिव, ना जीरो हो सकता है ना नेगेटिव हो सकता है। अगर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, हाँ खड़ा हुआ है तब तो जीरो है, लेकिन अगर मूव कर रहा है तो नहीं हो सकता। रेशियो ऑफ स्पीड टू मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी ऑन ऑब्जेक्ट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक है, यानी स्पीड और वेलोसिटी की जो ये वही बात है, थोड़ी देर पहले हमने बात की कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट की अगर रेशो हो तो हमेशा 1 के इक्वल होती है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा फर्क आ जाएगा कि वो 1 से बड़ा होगा। क्या बड़ा होगा, अगर आप स्पीड और वेलोसिटी का रिलेशन लेते हैं। क्यों, क्योंकि स्पीड तो कभी नेगेटिव होता नहीं है या जीरो नहीं होता, तो इस वजह से वो हमेशा बड़ा हो जाएगा। अब ये कॉन्सेप्ट कैसे समझाऊँ, देखो ऐसा हमेशा आपके पास नेगेटिव नहीं होगा, ना जीरो होगा ना नेगेटिव होगा। समझ लो कम से कम कितना होगा, 1 होगा। समझ लो v क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। ठीक है, या v 0 पॉइंट समथिंग हो जाता है। ठीक है, या -0.2 हो जाता है। तो जो ये 1 है ना, इसकी वजह से, इस 1 की वजह से वो हमेशा ग्रेटर दैन 1 हो जाएगा। ठीक हो गया, आगे देखो। अब कुछ चीज़ों की स्पीड दी हुई है जो कि इंपॉर्टेंट है, पेपर में आ सकते हैं, तो इन जरा इनको देख लो। स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज 3.8 स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल है। स्पीड ऑफ अर्थ, ठीक है, स्पीड ऑफ मून, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर मोस्टली बहुत बार रिपीट होता है। ठीक है, स्पीड ऑफ रनिंग चीता 29 मीटर पर सेकेंड। ये किलोमीटर में भी पूछ सकता है, तो आपने एक टेबल बना लेना है और किलोमीटर की वैल्यूज़ याद कर लेनी है। ठीक है, यहाँ पे बना के ना किलोमीटर पर आवर में। क्लियर, आगे चलते हैं। फिर स्पीड का फार्मूला क्या है, टोटल डिस्टेंस बाय टाइम। अब एक सवाल आ गया, सवाल ज़रा देखो। सवाल क्या है, कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूविंग इन अ क्लोज पाथ, पाथ क्लोज है,
एक एक लाइन को देखा करो, ये ज़रूर चीज़ें देखा करो, ये नहीं देखोगे तो गलत हो जाएगा। अगर यहीं पे बात होती है वेलोसिटी की, तो क्योंकि क्लोज पाथ आ गया वेलोसिटी ज़ीरो, डायरेक्टली ज़ीरो, ठीक है। लेकिन अभी क्योंकि स्पीड की बात हो रही है तो ज़रा हम उसको देखते हैं। रेडियस है जी 2 मीटर विद टाइम 3.14, ठीक है। अब यहाँ पे क्लोज पाथ है, ठीक है, क्लोज पाथ है, यानी ये क्लोज पाथ है, तो इसकी डिस्टेंस आपको मैंने बताया कितना होगा 2 पाई आर, में पीछे पढ़ के आया है, ठीक है। पाई भी पता है हमें, आर उसने दिया हुआ है, 2 का पाई का भी पता है, उस नीचे उसने टाइम दे दिया था 3.14 सेकेंड, ठीक है। अब क्योंकि ये ना ये से कैंसिल हो जाएगा, 3.14 पाई से कैंसिल, क्योंकि वैल्यू इक्वल है, तो 2 आर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा आर से, 2 है आर 2 है तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। क्लियर हो गया, आगे चलते हैं। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, रेट क्या है, यानी टाइम से आप उसको डिवाइड कर रहे हो, ठीक है, किसका, डिस्प्लेसमेंट का। लेकिन सिर्फ डिस्प्लेसमेंट का नहीं, उसका एक और भी चीज़ भी कही भी है, चेंज, डेल्टा डी लगाओगे, चेंज आना चाहिए। अगर चेंज नहीं हो रहा कुछ भी नहीं है, डेल्टा वो डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट अपनी जगह पे खड़ा है तो चेंज नहीं हो रहा, वेलोसिटी नहीं हो रही वहाँ पे। हाँ, अगर वहाँ यहाँ से यहाँ पे आ रहा है, चेंज हो रहा है, ठीक है, ये डेल्टा इसमें कोई चेंजिंग आ रही है, कोई छोटी चीज़ कोई मसला नहीं है, ठीक है। चेंज अगर आ रहा है ना तब वेलोसिटी है, वरना वेलोसिटी नहीं है। वेक्टर क्वांटिटी है क्योंकि इसमें डायरेक्शन होती है, किसके डायरेक्शन में होती है, ये डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन में होती है। ऐसा यूनिट मीटर पर सेकंड है। इट में भी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो, जो कि मैंने आपको बताया डिस्प्लेसमेंट के हवाले से, डिस्प्लेसमेंट भी ऐसे ही होता है। विल इज आर लेस देन और इक्वल टू स्पीड, ये हमेशा या तो स्पीड के बराबर होता है, स्पीड से हमेशा कम होता है। पिछले जैसे पीछे कि डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस हमेशा डी से बड़ा होता है या बराबर होता है, ठीक है। डिस्टेंस में डिस्प्लेसमेंट से या तो बड़ा होगा या बराबर होगा, ठीक है। अच्छा, ये इक्वल हो सकता है अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में हो तो स्पीड और वेलोसिटी इक्वल होते हैं। जैसे हम पीछे पढ़ा, अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में तो डिस्टेंसमेंट और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होते हैं। जब वो इक्वल हैं तो टाइम का इतना फर्क नहीं पड़ता। आगे देखो, यहाँ पे एक चीज़ बताई हुई, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, साथ में डिस्कस करें। कंसिडर एन ऑब्जेक्ट मूव्स फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड ऑफ डायमीटर और सर्कल द रेडियस 1 मीटर इन 5 सेकंड। देन देखो, रेडियस ये है, टाइम ये है, ठीक है। अब क्योंकि आप पूरा सर्कल लो ना तो उसके लिए कितना होता है 2 पाई आर, ठीक है। अगर हाफ सर्कल लो तो पाई निकल जाएगा ना, पाई निकल जाएगा जिसके वजह से 2 आर हो जाएगा, ठीक है। तो आर इसका 1 मीटर है, 2 से 1 5 से डिवाइड करोगे तो 0.4 सेकंड इसका टाइम आ जाएगा, ठीक है, मतलब स्पीड आ जाएगी, वेलोसिटी आ जाएगी। आगे, अब ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बार बार रिपीट होंगी। कंडीशन देखो, व्हेन डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम ऑफ गिवन, टाइम भी डिफरेंट हो, डिस्प्लेसमेंट भी डिफरेंट हो, तो अब ये फार्मूला लगाओ, d1 d2 t1 t2, ठीक है। अब देखते हैं जरा क्या सवाल देखते हैं इसका। ये बॉडी कवर्स 100 मीटर, डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, टाइम ये आ गया, फिर दूसरा डिस्प्लेसमेंट ये आ गया, टाइम ये आ गया। तो एवरेज आपने वेलोसिटी फाइंड करनी है, कैसे करनी है, दोनों को ऊपर ऐड कर दो, टाइम से डिवाइड कर दो, तो 30 मीटर पर सेकंड, ठीक है। आगे चलते हैं जी। अब ये काफ़ी सारी कंडीशंस हैं, आपने ज़रा इनको समझना है। अगर आपके पास वेलोसिटीज डिफरेंट हो, डिफरेंट वेलोसिटी डिफरेंट टाइम दिया हो, तो क्या करना है, वो जो आपने d1 लिखा था ना, d इज इक्वल टू vt, आप जो है इसको पुट कर दोगे, ठीक है। वहाँ पे क्या था d1, एक ही फार्मूला याद रखो ना, तो उससे आप इसको ईजिली भूलोगे नहीं। ये वाला फार्मूला याद रखो, ठीक है। t1 t2 को वैसे रहने दो, जो d1 d2 पुट किया था ना उसकी जगह vt पुट कर दो। अगर d1 था तो v1 t1 हो जाएगा, d2 था v2 t2 हो जाएगा। देखो, ये बॉडी मूव विद वेलोसिटी, वेलोसिटी ये है, टाइम ये है, फिर वेलोसिटी ये है, टाइम ये है, आवर्स दिए हुए, घंटे दिए हुए, ठीक है। तो आप इनको क्या कह सकते हो कि मिनट्स में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, 30 मिनट 60 मिनट, क्योंकि फिर आंसर इसका किलोमीटर पर आवर में आएगा। अगर आप इसको सेकंड में लेके जाओगे तो वो मीटर पर आवर में आ जाएगा, ठीक है। अब क्योंकि इसने किलोमीटर पर आवर में पूछा हुआ तो हम इसको सेकंड में नहीं लेंगे, हम मिनट में लेंगे। क्लियर हो गया। अगर वेलोसिटीज दी हो, टाइम इंटरवल्स दिए हो, ठीक है। टाइम इंटरवल क्या होता है इसमें t1 t2 के बराबर है, तो आप क्या करोगे, दोनों को जमा करके 2 पर डिवाइड कर दो, क्योंकि जब टाइम बराबर हो ना, जो चीज़ बराबर हो उसको आप ऐड नहीं करते, ठीक है। इफ अ मूविंग कार वेलोसिटी 20 मीटर पहले घंटे में, ठीक है, 30 मीटर पर सेकंड दूसरे घंटे में, घंटा टाइम सेम है, तो उस केस में क्या करोगे, दोनों इकट्ठा करके आप 2 पर डिवाइड कर दोगे। व्हेन डिफरेंट वेलोसिटीज एंड डिस्प्लेसमेंट आर गिवन, वेलोसिटीज डिफरेंट हो, डिस्प्लेसमेंट डिफरेंट हो, ठीक है, तो क्या करोगे, डिस्प्लेसमेंट का सेपरेट से, वेलोसिटी का सेपरेट से, ठीक है, और नीचे भी इनको दोबारा पुट करो, क्योंकि यहाँ पे आपके पास टाइम नहीं है, टाइम नहीं है तो उस वजह से आपने इनके जस्ट वैल्यूज़ पुट करनी है। और सिंपल है, अगर आपको ये वाला फार्मूला याद है ना तो इसी को आप मॉडिफाई कर सकते हो, ठीक है। अब वेलोसिटी ये है, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट ये है, फिर वेलोसिटी ये है, डिस्प्लेसमेंट ये, टाइम नहीं है हमारे पास, तो हमने इसको हल करना है, कैसे करेंगे, ठीक है। तो वो हमने यहाँ पे फार्मूला हमने देख लिया, फार्मूले को यूज़ करेंगे। अगर डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो, मैंने आपको ये चीज़ बताई है कि जब जो चीज़ बाहर इक्वल हो तो आप उसको ऐड नहीं करोगे। तो देखो यहाँ पे क्या आपके पास डिस्प्लेसमेंट है, नहीं, आपने वेलोसिटीज़ को इकट्ठा कर दिया, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, नीचे दोनों का ऐड कर दिया। बॉडी कवर फर्स्ट हाफ डिस्प्लेसमेंट,
विद वेलोसिटी ये है, नेक्स्ट हाफ जो है वो वेलोसिटी ये है। आपकी ये डिस्प्लेसमेंट सेम है, हाफ हाफ इसने बताया है, ठीक है। जिसकी वजह से एवरेज वेलोसिटी कैसे निकालोगे, पहले दो से दोनों इकट्ठा करके 2 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर दोनों नीचे ऐड कर दो, आज जवाब आ जाएगा। आगे यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वेलोसिटी का मतलब ये है कि अगर वो उसकी स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, 10 मिनट में वो 10 मीटर पर सेकंड कवर कर रहा है और इसी स्पीड से जाता जाए तो वह यूनिफॉर्म वेलोसिटी, उसका जो ग्राफ होगा वैसे होगा फॉर डी टी के लिए, ठीक है। अगर आप वी टी बनाओगे तो टाइम बढ़ता जा रहा है और वी जो है वो यूनिफॉर्म है, वी ऐसे बढ़ता जा रहा है। देखो अगर वी ऐसे होता तो वी बढ़ रहा है, वी बढ़ना नहीं चाहिए, वो 10 है तो 10 रहे, 10 मिनट में 10 ही कवर हो। इधर आप जाओगे ना, टाइम बढ़ रहा है लेकिन वी है वो अपनी जगह पे खड़ा है, देखो ऐसे वो नहीं बढ़ रहा। अगर आप डी और वी टी के लिए करोगे तो फिर ये ग्राफ ऐसे स्ट्रेट लाइन होगा, ठीक है, क्योंकि डी और वी टी एक इक्वल मिकदार में बढ़ रहे हैं, यानी अगर 5 ये बढ़ रहा है तो 5 ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो इस वजह से ग्राफ ऐसे जाए। अगर हम इसको भी ऐसे करें, मतलब ये डिस्टेंस यूनिफॉर्म है, टाइम बढ़ रहा है, फिर तो वी नहीं बढ़ेगा, ठीक है। तो आपने ये चीज़ याद रखनी है। ये बॉडी इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन इंस्टेंटेनियस एंड एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल, ठीक है। एवरेज और इंस्टेंटेनियस इक्वल होंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपने याद रखना, ठीक है। ओके लेट्स मूव ऑन, थोड़ी स्पीड तेज करते हैं, टेकिंग लॉट ऑफ टाइम। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की बात करें। इंस्टेंटेनियस का मतलब ये किसी एक पॉइंट पे, ठीक है। आप सो रहे 2 बजे, आपको किसी ने आके जगा दी, दैट इज़ अ पॉइंट, इंस्टेंट, ठीक है। एक्सेलरेशन का मतलब है हर सेकंड में बारी की वेलोसिटी कितनी बढ़ेगी या कम होगी, ठीक है। अब वो वेलोसिटी बढ़ भी सकती है, कम भी हो सकती है। अगर बढ़ेगी तो पॉजिटिव, कम होगी तो नेगेटिव। इस वजह से एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। अच्छा, वेलोसिटी ऑन बॉडी एट पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम इज कॉल्ड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और लिमिटिंग वैल्यू ऑफ इंटरवल अप्रोचेस 0। यानी कोई ऐसा टाइम, किसी भी टाइम पे आके आप आके बंदे को उठा दो, गाड़ी को धक्का मार के स्टार्ट कर दो, कोई भी एक इंस्टेंट, उसको आप क्या कहते हो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ठीक है। आगे बात करते हैं एक्सेलरेशन की। रेट ऑफ चेंज ऑफ, जरा डेफिनेशन को अच्छे से देखो। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट टी से डिवाइड हो रहा है, चेंज किसका, वेलोसिटी का, ठीक है। तो वो क्या कहलाएगा, एक्सेलरेशन का। अब ये चेंज अगर पॉजिटिव होगा तो एक्सेलरेशन पॉजिटिव, अगर नेगेटिव होगा तो रिटार्डेशन या डिसलोरेशन होगा, ठीक है। फाइनल माइनस इनिशियल इज इलेक्ट्रिक क्वांटिटी, ठीक है, और मीटर पर सेकंड इसकी स्पीड होगी। स्केयर इज ऑलवेज डायरेक्टेड अलोंग द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, फोर्स कौन सी, जो है वेलोसिटी, तो यहाँ पे फोर्स कौन सी है, वेलोसिटी, तो ये हमेशा वेलोसिटी की डायरेक्शन में होगा, क्योंकि टाइम का तो डायरेक्शन नहीं है ना, वेलोसिटी की डायरेक्शन है ना। वेलोसिटी अगर इधर को है तो ये भी इधर को होगा। इट मे और मे नॉट बी इन द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, ये नहीं भी हो सकता, ठीक है। ज़रूरी है नहीं है कि ये डायरेक्शन के जो है उसके मतलब आप कह सकते हैं कि पैरेलल हो, उसके परपेंडिकुलर भी हो सकता है। एक्सेलरेशन इज पॉजिटिव पैरेलल टू वेलोसिटी व्हेन बॉडी इज इंक्रीजिंग। देखो गाड़ी भी इधर को जा रही है, गाड़ी का रेस भी इधर को लग रहा है, यानी उस पर फोर्स लग रही है गाड़ी को आगे को जाए, ठीक है, और गाड़ी चल भी आगे को रही है, तो उस केस में एक्सेलरेशन और वेलोसिटी दोनों इंक्रीज होंगे, दोनों पैरेलल होंगे, ये याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, अगर गाड़ी को आगे को जा रही है, हम ब्रेक लगा रहे हैं गाड़ी की, तो वो क्या चीज़ होगी, इसको हम रिटार्डेशन कहते हैं, एक्सेलरेशन कम होगा, ठीक है। एक्सेलरेशन इज नेगेटिव हो जाएगा, एंटी पैरेलल होगा, वेलोसिटी ऑन बॉडी ऑफ वेलोसिटी ऑफ डिक्रीज हो रही है, यानी गाड़ी चल रही थी, आप उसकी स्पीड ऐसा कर रहे हो तो वो वेलोसिटी उसकी डिक्रीज हो रही है। एक्सेलरेशन जीरो व्हेन वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट। देखो अगर ये है ना डेल्टा वी, ठीक है, अगर डेल्टा वी होगा तो एक्सेलरेशन होगा, अगर डेल्टा वी खत्म हो जाएगा, क्योंकि चेंज ही नहीं हो रहा, बॉडी यूनिफॉर्म है, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, जीरो। एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू वेलोसिटी व्हेन स्पीड ऑफ बॉडी इज कांस्टेंट ओनली इज डायरेक्शन चेंजिंग, ठीक है। जैसे सर्कल में क्या होगा, ये इसके पैरेलल होगा और परपेंडिकुलर होगा, सॉरी, जिसमें देखो वी वही है, देखो अगर एक टायर चल रहा है तो उसकी स्पीड है मतलब 10 मीटर पर सेकंड, तो वो वही है, लेकिन क्योंकि सेंटर से उसकी डायरेक्शन बार बार वेलोसिटी चेंज हो रही है, अभी ये थी, ठीक है, अभी ये थी, तो उस केस में जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो परपेंडिकुलर होगा, सॉरी जीरो नहीं होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। लेट्स सपोज वो इधर को होगा और जो वेलोसिटी है वो इधर को होगी। वेलोसिटी देखिए किस डायरेक्शन में होती है, हमेशा उस डायरेक्शन में होती है जिस डायरेक्शन में गाड़ी का टायर चल रहा है। अब देखो गाड़ी का टायर यहाँ पे ऐसे था, अभी इधर को है, ठीक है। अब जैसे ही मूव करेगा थोड़ा सा ऊपर जाएगा तो ये वाला जो फोर्स है ये यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है, ऊपर जाएगा फिर ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फिर यहाँ पे, तो देखें यहाँ पे वेलोसिटी सेम है लेकिन उसकी डायरेक्शन बार बार चेंज हो रही है, ठीक है। आगे चलते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर वो इक्वल टाइम में इक्वल डिस्टेंस कवर डिस्प्लेसमेंट कवर किया, वेलोसिटी चेंज करे तो वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होगा। अगर उसके लिए हम वी टी का ग्राफ देखें तो उसमें वी भी बढ़ रहा है, टी भी बढ़ रहा है और इक्वल अमाउंट में बढ़ रहे हैं, तो ये स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। लेकिन अगर उसमें एक्सेलरेशन का देखें तो वो ऐसे ही बढ़ेगा डायरेक्ट, ठीक है। टाइम बढ़ रहा है, एक्सेलरेशन अपनी जगह यूनिफॉर्म है, उसको कोई चेंज नहीं आ रहा। अगर हम डिस्प्लेसमेंट का देखें, ठीक है, तो वो ग्राफ आप इसको इस तरह भी ड्रा कर सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ठीक है, या डिस्प्लेसमेंट आप कह सकते हैं, ठीक है। ये दोनों केसेस में हो सकता है,
देखो अब इसमें ये होता है कि इन दोनों में से एक चीज़ ने बढ़ना है, या टाइम बढ़ेगा डिस्प्लेसमेंट जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, या डिस्प्लेसमेंट बढ़ेगा टाइम कांस्टेंट हो जाएगा, और ये ग्राफ सीधा ऐसे ऊपर चला जाएगा। क्लियर हो गया। इंस्टेंटेनियस के लिए आप क्या फार्मूला यूज़ करते हो, लिमिट लगाते हो उसकी, ठीक है, 0 तक, यानी टाइम का आप 0 तक लिमिट लगाते हो, इंस्टेंट पे उसको कैलकुलेट करते हो किसी एक इंस्टेंट पे टाइम। एक्सेलरेशन इज नॉट 0 व्हेन आइदर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंज। एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा चाहे अगर वेलोसिटी चेंज हो रही है नहीं हो रही, उसकी डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो देखो ना, दो चीज़ें, एक है मैग्नीट्यूड, एक है डायरेक्शन, दोनों में से कोई एक चीज़ चेंज हो रही है तो एक्सेलरेशन 0 नहीं होगा। हाँ, दोनों नहीं चेंज हो रही तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। एक्सेलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी, फोर्स एंड पल्स आर ऑलवेज इन सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होंगे, ठीक है। चेंज इन वेलोसिटी, देखो यहाँ पे सिंपल वेलोसिटी की बात नहीं की, चेंज इन वेलोसिटी की हुई है, फोर्स, इम्पल्स, ये सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे हमेशा। आगे देखें, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, डी ग्राफ जिसको आप कह सकते हैं। ग्राफ इज इलस्ट्रेट वेरिएशन व्हेन डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, ठीक हो गया। रिप्रेजेंट इट्स स्लोप रिप्रेजेंट वेलोसिटी। स्लोप का क्या मतलब होता है, स्लोप का देखें ये है ग्राफ आपके पास, ये है डी, ये है टी, ठीक है, ये समझ लें ग्राफ है। तो स्लोप क्या होता है, स्लोप आपके पास tan थीटा होता है, tan थीटा, जो क्या कहता है y/x, ठीक है। y क्या है, d है, x क्या है, t है, तो d/t वो किसके इक्वल होता है, हमेशा आपको ये पता होना चाहिए, वेलोसिटी के इक्वल होता है, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे डिस्टेंस यूनिफॉर्म है, ठीक है, डिस्टेंस यूनिफॉर्म है तो टाइम बढ़ रहा है, डिस्टेंस यूनिफॉर्म है तो क्या मतलब है इसका, डिस्टेंस में कोई चेंज नहीं आ रहा, ठीक है, या सॉरी डिस्टेंस नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट है, क्योंकि हम ऊपर पढ़ रहे हैं डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ। डिस्प्लेसमेंट में अगर कोई चेंज नहीं आ रहा तो वेलोसिटी क्या होगी, 0, स्लोप क्या होगा, वो भी 0 होगा, एक्सेलरेशन 0, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में चेंज होना चाहिए। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट और टाइम एक ही उससे बढ़ रहे हैं, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है, टाइम भी बढ़ रहा है, ठीक है, तो वेलोसिटी कांस्टेंट है, स्लोप कांस्टेंट है, एक्सेलरेशन 0 है, क्यों, क्योंकि वेलोसिटी चेंज नहीं हो रहा, जब वेलोसिटी चेंज नहीं होगा तो एक्सेलरेशन 0 हो जाएगा। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट टाइम भी थोड़ा बढ़ा, साथ में डिस्प्लेसमेंट बढ़ गया, ठीक है, तो आपने इसमें जो है क्या करना है, डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, इंक्रीज, ये इंक्रीज हो गया, ठीक है, स्लोप इंक्रीज हो गया और एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेट्स सपोज गाड़ी चल रही है, गाड़ी की फोर्स भी उसी डायरेक्शन में गाड़ी चल रही है। अब इससे क्या है कि थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट बढ़ा, अब डिस्प्लेसमेंट आगे कम हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है, डिस्प्लेसमेंट कम हो रहा है, या यूनिफॉर्म की तरफ जा रहा है, तो जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव हो जाएगी, स्लोप नेगेटिव हो जाएगा, और जो दूसरा इसमें एक्सेलरेशन है वो भी नेगेटिव, रिटार्डेशन में आ जाएगा। अगर ये इस केस में हो तो पहले इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ, ठीक है, पहले इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ, तो मतलब पहले नेगेटिव हुआ फिर दोबारा कांस्टेंट हुआ, जब यहाँ पे आके ना कांस्टेंट हो गया। अब ये देखें, अगर लाइन ऐसे ऊपर से नीचे को तो हमेशा नेगेटिव होता है और कांस्टेंट होता है, ठीक है, कांस्टेंट होते होते एक टाइम पे आके ख़त्म हो गया, नेगेटिव और कांस्टेंट, क्योंकि कोई चेंज नहीं था इसमें, तो दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज 0। इफ अ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ फॉर टू मूविंग बॉडी आर मेकिंग एन एंगल 30 एंड 60, दो एंगल हैं, टाइम एक्स, देन रेशियो बिटवीन देयर वेलोसिटीज। अब ऐसे देखें सवाल आपको पेपर में आएंगे और काफ़ी मुश्किल वहाँ पे फील होते हैं, ठीक है। आपके पास दो वेलोसिटीज़ है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ है जिसमें दो एंगल्स हैं आपके पास, ठीक है, एक v1 है और एक t1 है। मैंने आपको बताया tan के इक्वल होते हैं, आप tan 30 ले लो, tan 60 ले लो, जो आप इनका आंसर निकालोगे दैट इज़ 1:3, तो ये आपके पास जवाब होगा। क्लियर, आगे चलते हैं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ, vt ग्राफ, ठीक है, वेलोसिटी टाइम करते हैं, और जो स्लोप देता है वो किस चीज़ को देता है, देखें स्लोप क्या होता है, tan होता है, tan क्या होता है, y/x, y/x। अब अगर हम ग्राफ बनाएं तो ये v है और ये t है, ऊपर क्या है v है, नीचे क्या है t है, तो जब इनका आप वो लोगे, ये मतलब v और t किसके इक्वल होता है, एक्सेलरेशन के इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। आगे एरिया अंडर देखोगे, अगर आप एरिया देखोगे तो ज़रा यहाँ पे ज़रा समझो स्लोप कैसे लेते हैं, एरिया कैसे लेते हैं, ये ग्राफ है, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको लेते हो, इन एक्सेस को लेते हो, इन दो एक्सेस को लेते हो, तो क्या आ जाएगा आपके पास, एक्सेलरेशन आ जाएगा, स्लोप आएंगे। अगर आप इसके अंदर एरिया को लेते हो ना, तो वो आपके पास क्या आएगा, डिस्टेंस कवर। अब वो कैसे आता है ज़रा देखो, हमेशा याद रखना है जब आप स्लोप लेने लगोगे ना, ये लेट्स सपोज आपके पास था v/x, स्लोप लोगे क्या करना है, x नहीं है, t आ जाएगा, v/t। स्लोप में आप हमेशा y को x एक्सिस पे डिवाइड करोगे, सॉरी t आएगा यहाँ पे, v और t, ठीक है, ये डिवाइड करोगे। जब बात होगी एरिया की तो आप दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, v/t, और v/t किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के। वेलोसिटी टाइम को मल्टीप्लाई करोगे तो किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होता है। यहाँ पे डिस्टेंस दिया हुआ है, नॉर्मली डिस्टेंस लिखते हैं लेकिन होता है डिस्प्लेसमेंट है। समझ आ गई है, क्लियर हो गया, स्लोप कैसे लेते हैं और एरिया कैसे लेते हैं। आगे आ गया ग्राफ और वेलोसिटी, स्लोप है इसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पे वेलोसिटी है, देखो वेलोसिटी यहाँ पे यूनिफॉर्म है, कांस्टेंट है, स्लोप भी 0 होगी और एक्सेलरेशन भी 0 होगी,
ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रहा। यहाँ पे बढ़ रहा है तो ये सारे बढ़ जाएंगे, सारे पॉजिटिव कांस्टेंट हो जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। अगर ऐसे हो तो डिक्रीज, यहाँ पे भी इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे इंक्रीज़ किस तरह देखें, ये इंक्रीज़ हो रहा है लेकिन ये नेगेटिव में आ जाएगा, इसी तरह यहाँ पे ये पॉजिटिव में आ जाएगा। अब अगर ऐसे हो, टी बढ़ रहा है लेकिन ये कम हो रहा है, रिटार्डेशन की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एंड कांस्टेंट, रिटार्डेशन आप कह सकते हो, ठीक है। इंक्रीज़ हो रहा है अपोजिट डायरेक्शन में। अगर ये हो, ठीक है, यहाँ से ऊपर से इंक्रीज़ तो हो रहा है, पॉजिटिव और कांस्टेंट है, लेकिन स्टार्टिंग ज़ीरो नहीं था, यानी कि हम तब ग्राफ ले रहे हैं तब गाड़ी ज़ीरो पे नहीं थी, गाड़ी को 40-50 की स्पीड पे जा रही थी। क्लियर हो गया। अब सवाल है, ज़रा ये बड़े मज़े के सवाल करते हैं। टोटल डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट कवर फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये कैलकुलेट करना है, ठीक है। इसका ना आसान सा हल है। आसान सा हल ये है कि अगर आपके पास बात की हो डिस्टेंस की, अब क्योंकि पहले हमने डिस्टेंस कवर देखना है फिर डिस्प्लेसमेंट देखना है, ठीक है। अच्छा, अब आपको यहाँ पे एक सोचने की चीज़ मैं बता रहा हूँ। लेट्स सपोज गाड़ी पहले यहाँ पे थी, ठीक है, फिर यहाँ पे गई, फिर यहाँ पे आई, फिर यहाँ पे गई। अब अगर हम यहाँ पे लूँगा डिस्टेंस को तो वो तो पूरी कैलकुलेट होगी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट को लूँगा ना, देखो यहाँ पे गाड़ी यहाँ पे गई फिर वो यहाँ पे आई, तो इतना डिस्टेंस ये मैं कैंसिल कर दूँगा, सिर्फ मैं इस डिस्टेंस को देखूँगा डिस्प्लेसमेंट के लिए, ठीक है। अब देखो ना ये ऐसे है। अब यहाँ पे इसी एग्जांपल को देखो, यहाँ पहले ऊपर गया फिर नीचे गया, ठीक है, फिर यहाँ पे आया। अब अगर मुझे डिस्टेंस लेना हो तो मैं सबको कैलकुलेट करूँगा, सबको कैलकुलेट करूँगा, लेकिन अगर डिस्प्लेसमेंट लेना हो तो मैं क्या करूँगा, ये दोनों कट जाएंगे, मेरे पास जवाब सिर्फ ये एक आएगा, ठीक है। अब देखो जैसे एक आंसर ये था, एक आंसर आपके पास ये था, ये दोनों कट जाएंगे, जस्ट ये रह गया, ठीक है। 2 10 20 22 20 नहीं, ये गलत, शायद मिस्टेक है, इसमें कोई मिस्टेक है, चलें इसको हल करते हैं। ओके, पहले ज़रा इसको देखते हैं, पहले साफ के लिए। अब हमारा फार्मूला क्या है, निकालना क्या, हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। स्पीड देखनी है, स्पीड कितनी है, ऊपर 10 तक गया, नीचे कितना है 4, ठीक है, 10 4, तो आप इसको जो है ये कर सकते। अच्छा, यहाँ पे ना फार्मूलाज हमने यूज़ किए हैं, ज़रा फार्मूलाज आप देख लें। अगर आपके पास ट्राइंगल हो तो हाफ लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। अगर रेक्टेंगल हो, ये डब्बा हो, ठीक है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, लेंथ इंटू ब्रेथ हो जाएगा। ये आपने याद रखना है, बस ये मोस्टली ज़्यादा ये यूज़ होते हैं। एक और भी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, वो हम बाद में देखेंगे, ठीक है। तो 1 2 आ गया, ठीक है। आपके पास इसमें विड्थ कितनी थी 4, और लंबाई कितनी थी ऊपर की तरफ 10। दूसरा देखो नीचे की तरफ था, कितना था 10, ठीक है। नेगेटिव नहीं लेते क्योंकि आपको मैंने बताया कभी भी डिस्टेंस नेगेटिव नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे आपने इसको इकट्ठा कर, डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, आप इसको कभी नेगेटिव नहीं ले सकते। अच्छा, अब जो पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट है उसको हम पॉजिटिव में लेंगे, जो नेगेटिव है उसमें यहाँ पे माइनस लगाएंगे, उसको नीचे कर लेंगे, और फिर जो ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, ठीक है। 4 10 40 40 20 से इसको वो किया तो 2 से क्या, सॉरी 20 20 90 20 जमा ये आ जाएगा 4 10 40 2 20, ठीक है। ये तीनों 20 20 आ जाएंगे। अब 2 20 कट जाएंगे, एक ये 20 एक ये 20, तो ये जवाब आ जाएगा। तो जवाब क्या है आपके पास 20 हो गया, यहाँ पे 30 नहीं। अच्छा, आगे देखो ज़रा, वी टी ग्राफ और बॉडी इज शोन फिगर, तो डिस्प्लेसमेंट किसके लिए मैक्सिमम होगा, तो देखें जिसमें v ज़्यादा होगा ना वो आपके पहले मैक्सिमम होगा। देखें इसमें v भी ज़्यादा है, t भी ज़्यादा है। अब यहाँ पे देखिए इसका टाइम ज़्यादा है ना, अगर हम यहाँ इस हिसाब से देखें तो v ज़्यादा है, ठीक है। या v ज़्यादा ना भी करें, टाइम ज़्यादा करें, तब भी जिस ग्राफ के नीचे एरिया ज़्यादा होगा, अब ये वही बात देखें, ये कॉन्सेप्ट आप यूज़ करेंगे ना, ये वाला यहाँ पे लगा हुआ है, उसका डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा होगा। देखें इसके नीचे एरिया कितना है, ये सारा, इसके नीचे कितना है, ये वाला, इसके नीचे कितना है थोड़ा, ठीक है। तो जिसका एरिया ज़्यादा होगा, जिसके अंडर, वो उसका जो है आप कह सकते हो डिस्टेंस ज़्यादा होगा। जैसे S1 ज़्यादा है, S2 फिर कम है, और S3 सबसे कम है। एक्सेलरेशन जिस ग्राफ की स्लोप ज़्यादा होगी उसका एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा, ये उलट होगा यहाँ पे, ठीक है। स्लोप का मतलब ये है कि ऊंचाई, देखो इतनी ऊंचाई किसकी ज़्यादा है, एक तो नीचे लेटा पड़ा है, एक ऐसे है बिल्कुल सीधा ऊपर है, उसकी स्लोप सबसे मैक्सिमम होगी। लेट्स अगर एक लाइन यहाँ पे होता ना, उसकी स्लोप सबसे मैक्सिमम होती। तो ये आपने याद रखना है, जिसका एरिया मैक्सिमम होगा वो डिस्टेंस, उसका डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगा, जिसका स्लोप मैक्सिमम होगा उसका एक्सेलरेशन मैक्सिमम होगा। क्लियर हो गया, ठीक है। आज चलते हैं तो आगे सवाल है गुजरा वो देख लेते हैं। इफ वी टी ग्राफ टू बॉडीज शोन फिगर बिलो देन रेशियो बिटवीन देयर का एक्सेलरेशन, वही फार्मूला, दो एक्सेलरेशन है, रेशियो उसने पूछा हुआ है, A1 को ऊपर रखो, A2 को नीचे रखो, 10 का वो ले लो, ठीक है, 10 30 ले लो, 10 45 ले लो, तो आपके पास आंसर आ जाएगा, दैट इज़ 1/3, ठीक है। आगे चलते हैं, इक्वेशन ऑफ मोशन।
वो ये काफ़ी ज़्यादा इजी है, इसमें कोई इतना वो करने की ज़रूरत नहीं है। जब डिस्टेंस ना दिया हुआ है तो बाकी क्वांटिटी को मालूम करने के लिए इक्वेशन का इस्तेमाल करते हैं जब डिस्टेंस ना हो। देखो अभी इस फार्मूला में डिस्टेंस नहीं है, इनिशियल फाइनल स्पीड्स दी हो, एक्सेलरेशन दिया हो, टाइम दिया हो, डिस्टेंस ना हो या डिस्प्लेसमेंट ना हो, तो आप ये फार्मूला यूज़ करोगे। अब जैसे कि इफ अ कार यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी, देखो रेस्ट इस्तेमाल करना मतलब वी आई 0 है, वेलोसिटी ये है, ठीक है फाइनल, और टाइम ये है, एक्सेलरेशन फाइंड करो, फर्स्ट इक्वेशन मोशन लगाओ, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सेकंड इक्वेशन एस इज इक्वल वी आई टी प्लस 1 टू एटी स्क्वायर, जब फाइनल वेलोसिटी ना दी गई हो तो बाकी क्वांटिटी को मालूम करने के लिए सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। फाइनल वेलोसिटी ना हो, वी एफ ना हो, तो फार्मूला यूज करते हैं। अब बाल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड फ्रॉम 100 मीटर हाई, डिस्टेंस दिया हुआ है, वेलोसिटी ये है, ठीक है, टाइम टेकन आपने फाइंड करना है। अब क्योंकि यहाँ पे देखो तो आपके पास फाइनल वेलोसिटी तो है नहीं, ठीक है, एस भी दिया हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी भी दी हुई है, 1/80 भी दिया हुआ है, ए भी दिया हुआ है, ठीक है, ए यहाँ पे हाँ ए दिया हुआ है क्योंकि आप बॉल ऊपर से फेंक रहे हो ना, तो उसमें आप ग्राउंड को मतलब वो कर रहे हो, ठीक है, तो उस वजह से आपके पास यहाँ पे एक्सेलरेशन क्या आ जाएगा, जी आ जाएगा, आप जी की वैल्यू पुट करोगे, ठीक है, तो जो कि -10 आएगा। आप मतलब वर्टिकली अपवर्ड, अगर आप ज़मीन नीचे या ऊपर की तरफ जा रहे हो तो नेगेटिव जी लोगे, ठीक है, क्योंकि आप अपोजिट जा रहे हो। जो वेक्टर इनिशियल वेलोसिटी के अपोजिट होंगे उनके साथ लिखें, ठीक है, यानी इसकी कोई इतने वो करने की जरूरत नहीं है, तो इसको आप हल करते हो आपके पास आंसर आ जाता है। थर्ड इक्वेशन मोशन 2as vf स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, जब टाइम ना दिया गया हो तो बाकी क्वांटिटी मालूम करने के लिए थर्ड इक्वेशन मालूम करते हैं, इनको यूज़ करते हैं। अब कार इज मूविंग वेलोसिटी ये है और दोबारा रेस्ट में उसको लेके जाता है, रेस्ट यानी vf उसका 0 हो जाता है, ठीक है, डिस्टेंस कितना 25 मीटर, एक्सेलरेशन का नहीं पता, सॉरी एक्सेलरेशन फाइंड करना है, टाइम नहीं दिया हुआ, ठीक है, फार्मूला पुट करो, आंसर आ जाएगा। दीज इक्वेशन आर ओनली एप्लीकेबल फॉर लीनियर विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, ये एमसीक्यू बार बार आता है कि हमेशा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के लिए वैलिड है ओनली। इसके अलावा क्वांटिटीज अपोजिट टू इनिशियल वेलोसिटी आर टेकन नेगेटिव, इनिशियल वेलोसिटी की अगर कोई क्वांटिटी अपोजिट है तो उसको नेगेटिव लेते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज टेकन नेगेटिव, ठीक है, यानी इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, नीचे से ऊपर की तरफ थी, ठीक है, तो या आप दूसरे इसको ग्राउंड से भी ले सकते हैं, ग्राउंड नीचे आप ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो आप नेगेटिव लेंगे इसको, ठीक है। आगे चलते हैं, मोशन अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, काफ़ी इजी है, बस जो आपने कोई ना मोशन पढ़ी थी जहाँ पे ए था वहाँ पे जी लगा दो, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज़ समझने वाला, बॉडी स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट और फ्रीली फॉल्स और ड्रॉप और रिलीज्ड तो उसका वी आई 0 होगा। अगर एक जो है वो आपने बॉल पकड़ा हुआ था हाथ में, आप उसमें आ रहे थे, एलिवेटर में आ रहे थे, आप नीचे की तरफ फेंका तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0। मैंने बॉडी इज थ्रोन, उसकी इनिशियल वेलोसिटी तब 0 नहीं होती, ए इज इक्वल टू जी जो कि इक्वल टू 9.8 जो कि राउंड अबाउट 10 के इक्वल होता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया, ठीक है, आप इसमें जी ए टी की जगह जी टी लगा दोगे। अब क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए अगर आप बात करते हो तो उसका वी ए 0 हो जाएगा, तो जी टी वी इक्वल टू जी टी आ जाएगा, ठीक है, तो जिसमें वी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी, जितना टी बढ़ेगा, जितना टी ज़्यादा होगा, लेट्स सपोज अगर एक बॉल मैंने फेंकी छोटी सी बिल्डिंग है तो 5 सेकंड में पहुँच गई, ठीक है, उसकी स्पीड थोड़ी थी। अगर एक बॉल थी मैंने कोई 10 मरला बिल्डिंग, कोई मतलब बड़ी लंबी बुर्ज खलीफा से कोई बॉल फेंकूँ तो डेफिनेटली उसकी वेलोसिटी बहुत ज़्यादा हो जाएगी, टाइम क्योंकि ज़्यादा लग रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम फाइनल इनिशियल वेलोसिटी को 0 कर दें फ्रीली फॉलिंग बॉडी के लिए तो उस केस में 2GS इसका फार्मूला बन जाएगा। अगर आप GH एस की बजाय एच लिखोगे, हाइट ले लोगे तो भी ठीक है, जिसमें हाइट की जितनी हाइट ज़्यादा होगी VF उतना ज़्यादा होगा, ठीक है, इसमें भी यही बात है ना, जितने टाइम ज़्यादा लगेगा गिरने में उतनी VF ज़्यादा होगी। इसमें अगर आप VF को 0 रखते हो, और ये स्पेशली इस्तेमाल होता है कि अगर आपने ऊपर बाल फेंके 5 सेकंड में कितना टाइम लगेगा उसको, तो वहाँ पे ये फार्मूला यूज़ होता है, क्योंकि ऊपर जब आप फेंक रहे हो तो इनिशियल वेलोसिटी 0 है तो 1 2GT स्क्वायर आ जाएगा, जिसमें ऐसे जो है टी के स्क्वायर के इक्वल है, ठीक है। ये आप ग्राफ देख सकते हो, इसमें ना आपको बताया ग्राफ ऐसे डिक्रीज हो रहा होता है, ठीक है, और ऐसे इंक्रीज हो रहा होता है, क्लियर हो गया। आगे देखें, टाइम टू रीच द ग्राउंड, तो वो है मैं आपके पास T इक्वल टू S ओवर G, ये आपने फार्मूला याद रखना, मोस्टली इसके एम्स आते हैं, आगे देखेंगे भी हम, ठीक है। आप 2S के बजाय 2H भी कर सकते हो, जिसमें T जो H के इक्वल है। अब देख लेते हैं, ये वो बॉडी फ्रीली फॉलिंग की बात आ गई, मतलब VI 0 हो गया, ठीक है, VI क्या हो गया 0। हाइट रीच द ग्राउंड इन 10 सेकेंड, टाइम कितना है 10 सेकेंड है, देन 10 सेकेंड बाद फ्री फॉलिंग फ्रॉम हाइट 2H, अगर H एक दफा H था 2H का दोगे तो कितना हाइट लेगा। अब हमें पता है T इज इक्वल टू √H के इक्वल है, ठीक है, तो वो 2H हो जाएगा, ठीक हो गया, √2 के इक्वल हो जाएगा। अभी 1 था ना, यहाँ पे उसने 2H पूछा हुआ था, तो 2H के √2 के इक्वल जो कि 1.4 समथिंग के इक्वल होता है हमेशा, ठीक है। और टाइम कितना आपके पास 10 सेकंड, 10 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 14 सेकंड के अंदर वो पहुँच जाएगा, ठीक हो गया। आगे देखो, कोशिश करेंगे हम इसको एक आवर में कंप्लीट करके ना, यानी जितना कंप्लीट होता है उसको अपलोड कर देंगे, सेकंड पार्ट फिर अपलोड कर देंगे। डिस्टेंस, अब ये वाला बात बहुत इंपॉर्टेंट और बार बार आते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन टाइम, इस डिस्टेंस कवर बाय फ्री फॉलिंग बॉडी इन 3 सेकंड, 3 सेकंड में कितना टाइम, यानी 1 2 3 सेकंड में उसने कितना टाइम कवर किया।
अब ये तो सवाल अगर इस तरह है, अगर सवाल है कि उसने सिर्फ और सिर्फ तीसरे सेकंड में कितना कवर किया तो ये वाला फार्मूला लगाओगे, ठीक है। अगर सवाल है कि सिर्फ उसने पहले 5 सेकंड में कितना कवर किया, 5 सेकंड में टोटल पूछ रहा है, 1 2 3 4 5 टोटल 5 सेकंड में पूछ रहा है, तो फार्मूला ये लगाओ एस इक्वल टू 5t², ठीक है। अब 3 सेकंड पूछा ना, तो t² के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे वो 9 आ जाएगा, 5 9 45, यानी 45 मिनट उसने टोटल कवर किया। अगर आ जाए डिस्टेंस कवर बाय फ्रीली फॉलिंग बॉडी इन थर्ड सेकंड, सिर्फ और सिर्फ तीसरे सेकंड में बताओ, तो 10n-5, ठीक है। 10n क्या है, वही नंबर 3, कितने सेकंड है 3, 10 मल्टीप्लाई बाय 3 माइनस 5 कितना आ गया 20, यानी उसने सिर्फ 3 सेकंड में कितना कवर किया 20 मीटर। अब अगर हम दूसरे में करें तो कितना हो जाएगा 10n कितना है 2 है -5, ठीक है, कितना 20 -5 कितना हो जाएगा 15, ये 15 आ गया। अच्छा पहले सेकंड में उसने कितना किया, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 1 10 ही हो जाएगा, 10 में 5 मीटर। अब इन तीनों को इकट्ठा करो, 20 15 5 को इकट्ठा करोगे जवाब आ जाएगा 45, टोटल 45 बन रहा है। अगर आपके पास पूछा जाए कि सिर्फ इस सेकंड में, दूसरे सेकंड में उसने इतना कवर किया, तब आपके लिए फार्मूला यूज़ करते हैं nth सेकंड। अगर पूछा जाए कि भाई 5 सेकंड में 10 सेकंड में कितना कवर किया, तो वही है, ठीक है। इफ एयर इज फ्रिक्शन इज इग्नोर्ड देन मोशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास ऑफ बॉडी, मास पे डिपेंड नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल इफ 2 बॉडीज मास 2 kg एंड 4 kg ड्रॉप फ्रॉम सेम हाइट, दे रीच द ग्राउंड सेम टाइम, द सेम वेलोसिटी, सेम एक्सेलरेशन। अगर आप एयर फ्रिक्शन को नहीं देखते, देखो ना, अगर एयर फ्रिक्शन को देखोगे तो जो चीज़ ज़्यादा वजनी है उस पर ज़्यादा टाइम लगेगा, ठीक है। अगर आप एयर फ्रिक्शन को नहीं देखते तो चाहे 1 किलो की चीज़ हो 10 किलो की चीज़ हो, उनकी दोनों की वेलोसिटी सेम होगी, एक्सेलरेशन सेम होगा और टाइम सेम लगेगा और एक ही टाइम पे जाके ग्राउंड में पहुंचेंगे। मैंने बॉडी इज थ्रोन अपवर्ड, अगर बॉडी को ऊपर फेंकते हो तो ऊपर हाईएस्ट पॉइंट पे जाके उसकी VF 0 हो जाती है, ठीक है, और एक्सेलरेशन -g के इक्वल हो जाता है, ठीक है। मतलब हर सेकंड में बॉडी की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड कम होती जाती है और एंड पे जाके VF उसकी 0 हो जाती है, टाइम टू रीच मैक्सिमम हाइट, ठीक है। अब ये फार्मूले तब हैं जब मैक्सिमम हाइट पे आप खड़े हो, तो फार्मूले क्या बन जाएंगे ज़रा देखो उनको, क्योंकि VF 0 हो जाएगा। जब VF 0 हो जाएगा तो ये फार्मूला बन जाएगा, फर्स्ट इक्वेशन मोशन ऐसी बन जाएगी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे कोई ख़ास रूल नहीं है इसका, क्या कहते हैं, फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट S, ठीक है। अच्छा टाइम ऑफ फ्लाइट S 0 होता है, यानी आप मैक्सिमम डिस्टेंस पे वहाँ पे जाएंगे ना, तो वहाँ पे डिस्टेंस आपके पास 0 है, ठीक है। मैक्सिमम हाइट पे VF 0 है, तो ये फार्मूलाज कुछ ऐसे चेंज हो जाएंगे। यहाँ पे S को 0 कर दोगे तो फार्मूला आपके पास कुछ ऐसे बन जाएगा।